तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी इजराइल की यात्रा पर हैं, और जब हम बात इजराइल की करते हैं तो एक उभर करके पिक्चर सामने आती है, और वो आती है टेररिज्म को लेकर के। यानी कि टेररिज्म को किस तरीका से न्यूट्रलाइज करना है, इसकी सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो, और टेक्निक ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी जो है वो इजराइल के पास है, और उसी तरीका का जो माइंड सेट है वो भी इजराइल के पास है। तो अब जो है ये जो यात्रा हुई है, इसके अंदर दो तीन बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुई हैं। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो तेल अवीव में नहीं किया गया, बल्कि जेरूसलम के अंदर किया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आज भारत यानी कि पूरी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा यह है कि भारत आप जो है इस तरीका के रिश्ते इजराइल के साथ नहीं रखता कि देखिए हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा, देखिए कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है वो नाराज हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। आज भारत जो है इंडिया फर्स्ट, यानी कि इंडिया फर्स्ट की नीति पर कार्य करता है, जो भारत के लिए सही है। कौन नाराज होता है, भारत का वोट बैंक क्या करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। और इसी को अगर आप देखेंगे तो आपको दो तीन बड़ी बातें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, 2015 तक लगभग हमारा जो व्यापार था इजराइल के साथ में वो होता था 300 मिलियन का। 300 मिलियन का जो व्यापार है 2017 तक, सोचिए 2015 में 300 मिलियन, 2017 तक ये कितना हो जाता है 3.4 बिलियन। और आगे देखना ही है कि अभी 2029-30 तक इसको बढ़ा करके 10 बिलियन तक लेकर के जाना है। और इसके अंदर सोचिए, इसके अंदर इतना ही नहीं है, 34% जितने भी हथियार निर्यात किए जाते हैं इजराइल के द्वारा, उनका जो उपभोक्ता है, या सोचिए कि उनका जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। और जब हम बात कहते हैं कि भाई ये निर्यात किए जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ वेपन ही नहीं भी दिए जा रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जा रही है, और सूचनाओं का आदान प्रदान भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि आने वाले समय में भारत जो है 2047 तक जान रहे होंगे आप कि एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, और यह हमारे देश की पॉलिसी है कि भाई 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। लेकिन इसके जो आड़े आने वाली जो बहुत सारी चुनौती हैं, उनमें से एक जो है वो टेररिज्म है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल का जो सहयोग है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो डिफेंस डील जो हुई है, यानी कि इस विजिट का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारी रणनीतिक साझेदारी, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल के साथ में, और खासकर उस तरीका की जिस तरीका से जर्मन और अमेरिका के साथ में इजराइल की जो साझेदारी है उसी लेवल पर जाकर के साझेदारी होने वाली है। तो यह अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है। देखना आगे इसमें और क्या है। देखिए, सहयोग विशेषज्ञ के रूप में उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रक्षा व्यापार पर केंद्रित होगा, जो भारत की सुरक्षा और अभेद्य बनाने वाला है। और इसके अंदर आप देखिए आयरन बीम जो है वो शामिल है। अभी देखिए आयरन बीम जो है, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जो अभी हमारे पास आयरन बीम जो है वो है 5 किलोवाट तक की क्षमता का। अब सोचिए ये 5 किलोवाट की क्षमता ने कितना कार्य किया कि जितने भी ये यूएवीज होती है ना, अनमैन्ड व्हीकल, यानी कि जैसे ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं, अगर ये देश की बाउंड्री में आते हैं, तो अब छोटी है कि सोचे छोटे से ड्रोन को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिसाइल का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो ऐसा प्रयोग करना है जो कि ड्रोन से सस्ता होना चाहिए। यानी कि हमेशा जो दुश्मन देश है उसकी कॉस्ट ज्यादा आए, तभी जो है आपको लाभ होगा, या आप जो है जीतने की स्थिति में आओगे। अगर आपका नुकसान ज्यादा होगा और भेजने वाला जो होगा, जो भी दुश्मन देश है, अगर उसका सस्ता ड्रोन आपकी एक मिसाइल जो कि लाखों जो डॉलर्स की है उसको अगर खत्म कर देता है, तो फिर तो आप हार ही जाएंगे। तो देखिए, इसको जो है देखने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन बीम, और ये जो आयरन बीम है इसकी जो पावर होने वाली है वो होगी कितना, 100 किलोवाट का। और इसको आगे बढ़ाने के बाद में इसको बताया गया कि अभी फ्यूचर के अंदर इसको 300 किलोवाट तक ले जाने का जो है प्रावधान भी इसके अंदर शामिल है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं इसी स्लाइड्स के अंदर। देखिए अभेद्य, अब अगर आपको आज का युद्ध देखना है तो आपको जो यूएवीज जो होते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स जो होते हैं, खासकर ड्रोन्स वगैरह, उनको आपको अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए आपको अभेद्य बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते आप तो आने वाले समय में आप जो है युद्ध हार जाएंगे। तो इसी के लिए ये जो आयरन बीम्स होते हैं, लेजर्स के द्वारा न्यूट्रलाइज करना ये आवश्यक हो जाता है। आइए देखते हैं अभेद्य सुरक्षा जो आवश्यक है इसके लिए, जैसे कि आयरन बीम और आयरन डोम मिलकर पाक की फतेह 2 और तैमूर जैसी जो मिसाइलें हैं उनको विफल करने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर देखा जाए तो लाखों डॉलर की जो मिसाइल है उनको हम सिर्फ कुछ सैकड़ों डॉलर्स के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका मतलब है भारत विन विन सिचुएशन में चला जाएगा। अब यही हमें
में चाहिए। अब इसके लिए आप देखेंगे कि भारत के जो अगर एनसीआर के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास में पूरी तरीका से एक सुरक्षा सिस्टम है, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के आसपास हमको इस तरीका के जो ये लेजर आयरन डोम्स वगैरह हैं ये बना करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यूएवी आएंगे तो वो जो है बाउंड्री से आएंगे, यानी कि दूसरे दुश्मन देश से आएंगे, तो वहां के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन जब इसकी क्षमता 300 किलोवाट हो जाएगी या फिर इससे भी ज्यादा, क्योंकि 300 किलोवाट की ही अभी इसके अंदर बात हुई है, तो 300 किलोवाट पे आप सोचिए कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाने वाला है। हम आगे बढ़े उसके पहले ही आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। ये प्रश्नों का दो ही उद्देश्य है, एक तो आपका जो नॉलेज बेस है उसे टेस्ट करने के लिए, और दूसरा ये है कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपके नॉलेज में एनहांसमेंट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। देखिए, इजराइल अपने कुल हथियार निर्यात यानी कि आर्म एक्सपोर्ट का कितना प्रतिशत जो है भारत के लिए निर्यात करता है? अब आपको इसका आंसर तो पता होगा क्योंकि डिस्कशन हो चुका है। पहला है 15%, दूसरा है 24%, तीसरा है 34% और चौथा है 45%। आपका जो भी आंसर है आप उसको मार्क करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखना, भारत और इजराइल मिलकर भविष्य के लिए कितने किलोवाट के लेजर सिस्टम पर काम करने की योजना बना रहे हैं जो एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है? इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, आप बताना 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 300 किलोवाट या 500 किलोवाट। तो आपको दोनों प्रश्नों के आंसर आपको पता चल गए हैं, नहीं तो आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि अब तेल अवीव में नहीं हुआ स्वागत, कहां हुआ है? जेरूसलम के अंदर। अब देखिए, इसका अपने अलग राजनीतिक मायने हैं, और जेरूसलम अब जैसा जानते हैं कि एक तरीका से डिस्प्यूटेड माना जाता है, और इसी को देखते हुए जो है इनका जो वहां पर सम्मान करना दूसरे जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है। आगे देखेंगे, स्पीकर ऑफ द नेसेट यानी कि स्पीकर ऑफ द नेसेट नाम का जो बड़ा एक सम्मान है इजराइल का, उसको जो है शायद पहली बार, ऐसा बताया जा रहा है, शायद पहली बार किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को यह दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है, क्योंकि वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भारत को दिया गया है। तो भारत के लिए यह सम्मान दिया गया है इजराइल के द्वारा। रिश्तों का नया स्तर, संबंधों का जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक भागीदारी। देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसी बात बोलते हैं, इसके अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है वो सारी साझा करते हैं। और आप जानते होंगे कि I-5 के अंदर अमेरिका भी है, और अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्ते क्या हैं? कनाडा भी है उसके अंदर, और कनाडा के साथ अब भारत के जो मार्च के अंदर आप देखना कि किस तरीका से FTA होने वाला है। अब सोचिए कि जब इजराइल जो है I-5 से पूरी दुनिया में जितनी भी देश है ना, उनके अंदर से जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो उस पर नजर रखने के लिए 5 कंट्री का जो है एक समूह है, जिसके अंदर कनाडा और अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के साथ में इजराइल के जो है पूरी तरीका से रणनीतिक संबंध है। तो सोचिए कि उस डेटा तक एक्सेस, यानी कि भारत पर अगर कोई भी अटैक होने वाला है भारत के अंदर भी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको जो है पहले प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि ये होगा कि अब अमेरिका, भारत और इजराइल की जो एजेंसी हैं वो इस तरीका की जो सूचना है उसको साझा करेंगे। इसका यह है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और देखिए, डिफेंस के सेक्टर में तो जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों देश लगभग 34% एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया के लिए होते हैं, तो अपने आप में बड़ी मायने हैं। और इसमें सिर्फ मैंने बोला है वेपनाइजेशन ही नहीं, बल्कि आपके अंदर इसके अंदर आएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। इजराइल ने ऐसी भागीदारी पहले केवल अमेरिका और जर्मनी के साथ की है। तो आप समझना कि यह अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्वास का अर्थशास्त्र, रक्षा, व्यापार और उछाल। देखिए, इजराइल अपने कुल हथियारों का 34% भारत को, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2013 तक अगर देखा जाए तो यह 300 मिलियन था। और अब आपको अंदाजा लगाना होगा कि यह 300 मिलियन क्यों था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 तक कैसी सरकारें थी, यानी कि उनके जो संबंध है इजराइल के साथ इसलिए नहीं थे या अच्छे नहीं थे, बस इतना मान लीजिए कि भाई इजराइल तो हमेशा साथ खड़ा रहा, रूस और इजराइल, लेकिन भारत के अंदर वोट बैंक नाराज ना हो जाए, मिडिल ईस्ट नाराज ना हो जाए, तो उनको साधने के लिए भारत के अंदर जो इतनी भी मिली जुली सरकारें रही, यूपीए की सरकार 2014 तक थी, उन्होंने हमेशा जो है एक तरीका से त्याग कर ही रखा है इजराइल को। तो आप समझिए, इसीलिए आपको व्यापार नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत का वोट बैंक नाराज हो सकता है। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, देखना एकदम उछाल आता है। $3.4 बिलियन का जो है ये साझेदारी दोनों यानी कि व्यापार देखने के लिए मिलता है। और अभी आप सोचिए, अगर आप वर्तमान में देखते हैं तो इसको देखिए, अभी यहां पे है, लेकिन अभी ये 10 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो 10 बिलियन तक हमको लेकर के जाना है। ये है दोनों देशों की आने वाले समय में रणनीति। नेशनल असेंबली में निंदा प्रस्ताव। देखिए, अब भारत जाता है कहां? इजराइल। अब इजराइल और भारत के अपने मधुर संबंध हैं, आप जानते हैं, लेकिन वही है कि अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना इस टाइप का जो है ये होता है, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी जो कहावत है
हैं वो चितार्थ होती हुई नजर आती है। पाकिस्तान कहता है कि देखिए मैं तो निंदा प्रस्ताव लेकर के आऊंगा, ले आइए, क्या हो जाएगा। अरे आप किनके पास बैठ रहे हैं कि भारत के, जिनसे आप सोचिए, लेकिन ये निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो लेकर आने दो, इससे कुछ होता नहीं है। आगे देखना, डर के असली कारण, ईरान के बाद पाकिस्तान का जो नंबर है वो आने वाला है, इसीलिए जो है ये निंदा प्रस्ताव जैसे जो ढोंग है इनसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि अपने आप में इनकी अपना कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई राष्ट्र भी नहीं है, ये तो प्रॉक्सी स्टेट है। देखना, कमजोर होती पकड़, भारत इजराइल गठबंधन के सामने पाकिस्तान का इस्लामिक न्यूक्लियर जो एक तरीका से बिलफ था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारत ने इस तरह के जो बिलफ है उसको तोड़ करके रख दिया। अब कभी भी जो एटॉमिक मुल्क जो है ऐसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि हम तो एटॉमिक मुल्क हैं, क्योंकि एटॉमिक मुल्क का जो बिलफ था वो सिंदूर 2.0 में इन्होंने हमारे भारत के द्वारा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तो ये सब खत्म हुआ। आगे देखना, अभेद्य सुरक्षा, जैसा मैंने आपको बताया है कि सिंदूर के अंदर हमने ये देखा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर और अन्य झड़पों में पाकिस्तान की विफलता का कारण क्या था, क्योंकि जो उनका एयर डिफेंस है वही कोलैप्स कर गया था। आप जानते होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस कोलैप्स कर गया तो भारत के द्वारा उनकी किराना हिल्स हो या उनके जो एटॉमिक वेपन्स है उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। और बताते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एसेट्स हैं, कहा तो ये गया था कि हम तो सिर्फ जो टेररिस्ट हैं उनके ही जो असेट्स हैं उन पर हम हमला कर रहे हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां के टेररिस्टों के अंदर कोई अंतर तो है नहीं। आपने देखी होंगी कितनी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती है कि उनके फिनरल्स वगैरह के अंदर जो है बड़े बड़े जनरल्स वगैरह दिखते हैं, दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तो आप सोचिए कि जैसे ही वो आतंकवादी का नाम आता है तो आर्मी अपने आप आ जाती है, और उनके जो मिलिट्री बेस है उनको भी तबाह किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर माने तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ भी निपटने वाले थे, लेकिन बचा लिया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि लगभग 2.5 करोड़ जो लोग हैं उनका जीवन लीला समाप्त कर सकता था भारत, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने बचा लिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो क्या क्या कहते रहते हैं। आगे देखेंगे, एयर सुपीरियरिटी, S-400 की मौजूदगी ने पाकिस्तान की अपनी जो सीमा है उसी में रहने के लिए उसको मजबूर किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएवीज जो हैं, अगर उनके लिए हम S-400 की मिसाइल खर्च करने लगे तो फिर तो बहुत ज्यादा एसिमेट्रिकल हो जाएगा, और वो हमें करना नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के लिए अगर किसी तरीका की उनकी मिसाइल आती है या फिर किसी तरीका के फाइटर जेट्स आते हैं तो उनके लिए पूरा जो आकाश सिस्टम है, जिसको पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास उसके लिए अलग सिस्टम है। लेकिन अगर यूएवीज आते हैं तो उनके लिए हमको लेजर वगैरह का प्रयोग करना होगा। जैसे हमारे पास अभी कितना है, 5 किलोवाट का, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। और ये जो भार्गवास्त्र, अब इसको बढ़ाकर के मैंने जैसे बताया फिलहाल कितना करेंगे, 100 किलोवाट, और इसको भविष्य में लेकर के जाएंगे 300 किलोवाट तक का। इसका मतलब है कि इसकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि एयरक्राफ्ट वगैरह को भी ये नष्ट करने की क्षमता पैदा कर लेगा। आगे देखेंगे, रॉकेट और ड्रोन का काल है ये, यानी कि कोई रॉकेट्स हो या फिर ड्रोन हो, आयरन बीम जो होगा ये उसको नष्ट कर देगा, यानी कि जला देगा। अब प्रोजेक्टाइल जो होते हैं उसका जमाना जा चुका है, अब लेजर का युग है। और जो लेजर है, अब देखिए लेजर मैंने बताया कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, और ये जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद में उसको नष्ट करने की क्षमता ये रखेगा। अगर 300 किलोवाट तक इसकी जाएगी, लेकिन 100 किलोवाट पर ये यूएवीज वगैरह हैं उनको ये नष्ट कर देगा, इसकी दूरी बढ़ जाएगी। देखिए, तैनाती और लक्ष्य, डिप्लॉयमेंट एंड टारगेट, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला जो लोकेशंस है वहां पर इनको जो है शूट आउट करने के लिए दुश्मन के जो भी यूएवीज वगैरह हैं उनको ये रखा जाएगा। जैसे देखिए, इनका जो पाकिस्तान का है फतेह 2 उसको लेकर के, या MRLS इसको लेकर के, और एक है बाबर और तैमूर, इनको लेकर के ये अपना आप में 100 किलोवाट का भी अगर हमारे पास लेजर बीम है तो ये अपना आप में इनफ है इनके लिए भी। क्लियर। अब देखिए, ये है जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फतेह 2 और MRLS मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, और क्रूज मिसाइल जैसे बाबर और तैमूर, इनको नष्ट करने की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। गति का खेल, क्यों बचना नामुमकिन है? बचना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है उससे चलेगा, लेकिन आयरन बीम की गति देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सोचिए कि गति के अंदर यदि वो छोड़ते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल भी तो उसकी तो गति इतनी है, लेकिन लेजर बीम की गति देखना, ये हमेशा कितनी जल्दी कितने सेकंड में इसको नष्ट कर देगा, क्योंकि गति के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब एक बार रडार लॉक होता है तो उसके बाद इसको जो है बचना नामुमकिन मानिए। अगर टारगेट एक बार लॉक हो जाता है इस लेजर बीम के अंदर, फिर बचना नामुमकिन है।
भविष्य की तैयारी यह है कि 100 से बढ़ाकर के 300 किलोवाट इसको करा जाएगा। भारत और इजराइल अब 300 किलोवाट के सिस्टम पर सहयोग करेंगे। यह सिस्टम केवल मिसाइल ही नहीं बल्कि दुश्मन के लड़ाकू विमान, सोचिए लड़ाकू विमानों को भी नष्ट करने की क्षमता जो है यह रखता है। सीमा के पास दुश्मन के वायुसेना को उड़ाना और उनका एक तरह समझिए कि अगर उड़ान भरते हैं दुश्मन के विमान तो उनको आप मानिए कि एक तरीका से आत्महत्या करने के लिए निमंत्रण देना है उनका। भारत की सुरक्षा नेक्स्ट जनरेशन है। पाकिस्तान के परमाणु और पारंपरिक खतरा बेहतर तकनीक के सामने विफल है। S-400 आयरन डोम और आयरन बीम मिलकर भारत के आसमान को एक तरीका से अभेद्य बना देंगे और इजराइल के साथ यह रणनीतिक साझेदारी भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अपराज्य बना देगी। और भारत जो है वैसे भी अगर आज देखा जाए तो हमारी लड़ाई कभी भी पाकिस्तान से नहीं है। मैंने कितनी सारी वीडियोस में बोला है, पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है सिर्फ चाइना और अमेरिका का। हमको तो ध्यान जो है सारा का सारा किसके लिए है, चाइना के। इसीलिए देखिए जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, हम वहां पर डायरेक्ट नहीं बोलते चाइना के लिए, लेकिन हमारा सारा का सारा जो व्यवस्था है वो अब चाइना के ही लिए है। क्लियर? तो डायरेक्ट नहीं बोलते। अब सोचिए क्यों नहीं बोलते होंगे, आगे देखना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं जहां थाउजेंड्स वीडियो और थाउजेंड पीडीएफ्स आपको एक्सेस कर पाएंगे। आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप जुड़ जाइए, जहां पर हम अलग अलग तरीका का जो कंटेंट है प्रोवाइड कराएंगे। और मेरी ऐप है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल यानी कि iOS दोनों पर है, आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और आगे आप बढ़ा सकते हैं, जो कि 100-200 रुपए में आपको यहाँ पर तैयारी के लिए दिशा मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिख करके बताइए। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए ताकि आपको जो है उसे याद रखने में भी मदद मिलेगी। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।